हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय एक वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसको करने वाले हैं और उदाहरण 1, 2, 3 और 4 को करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसको हम समझेंगे। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर भाज्य संख्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर भाज्य संख्या यहाँ पर जैसे कि 24 हो गया है, 12 हो गया है। इस तरीके से ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 3 एकम 3। तो यहाँ पर अगर देखें कि जो संख्या से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्या से ही इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर जो भाज्य संख्या है 24, तो 24 को गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन जो गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जो संख्या से लिखेंगे हम, वो सारी संख्या क्या है, वो सारी संख्या हमारा अभाज्य है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से 24 का गुणनफल किया है, जो कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा है, और इन गुणनफल के जो संख्याएं हैं वो क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, और यहाँ पर बोला गया है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यहाँ पर इसको जो अभाज्य गुणनखंड के मतलब गुणनफल के रूप में लिखा है, तो इसका क्रम आगे पीछे अगर हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखा है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके क्रम के बिना अद्वितीय मतलब यूनिक मतलब जैसे 24 का गुणनखंड किया तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 बार ही आएगा और 3 एक बार आएगा। इसके अलावा दूसरी संख्याएं नहीं आएगी, यही संख्या यहाँ पर इसके गुणनफल के रूप में आएगा। अद्वितीय का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही बोलता है, भाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये जो संख्या है ये हमारा अभाज्य संख्या होगा, और इनके क्रम आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो संख्याएं आई हैं यही संख्या 24 के अगर गुणनखंड करेंगे तो यही संख्या आएगा। तो ये है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसका पहला एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है। यहाँ पर जो उदाहरण 5 दिया हुआ है ये पुरानी बुक है, तो जो पुरानी बुक में जो आपके सिलेबस में है उसी को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो ये है उदाहरण नंबर 1, ये उदाहरण नंबर 1 है नए बुक में। तो संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्रकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है। तो इसको हमें बताना है, 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है, इसको हमें बताना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 4 की घात n पर विचार कीजिए, n एक प्रकृत संख्या है। तो 4 की घात n, तो n प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे ही प्लस के इनफाइनाइट। तो ये सारी संख्याएं क्या है, प्रकृत संख्या है। तो 4 की घात n का मतलब 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4, ऐसे ही 4 की घात इनफाइनाइट। इसमें बोला जा रहा है कि जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके इकाई का अंक शून्य होना चाहिए। तो इकाई का अंक शून्य कौन से अंक में होता है, जैसे कि यहाँ पर 10, फिर हो गया 20, 30, 40, ऐसे ही 100 तक। ये सारी संख्या क्या है, 0 पर समाप्त हो रही है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें हमें बताना है कि 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, उसको हमें देखना पड़ेगा। एक बार इन सभी संख्याओं को हमें गुणनखंड करना है।
तो इसको हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। सेम यहाँ पर 2 गुणा 10, 3 गुणा 10, 4 गुणा 10, 10 गुणा 10। इसको भी हम तोड़ेंगे, 2 गुणा 2 तो पहले से ही है, 2 गुणा 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5। 3 ऐसे ही आ जाएगा। 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2। और 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5। सेम यहाँ पर 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि 10 से लेकर 100 तक जो 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं उनके गुणनखंड में क्या कॉमन आ रहा है। उनके गुणनखंड में यहाँ पर 2 और 5 सब में है, 2 और 5 यहाँ पर सभी में मौजूद है, उपस्थित है। तो कहने का मतलब कोई भी अंक अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना अनिवार्य है। अगर ऐसा है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। तो इसको, ये हमारा क्या है, रफ पार्ट है, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर किया है। इसको सही तरीके से किस तरीके से करना है उसको हम करते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे जो कि हमने अभी समझाया है। तो 4 की घात n मतलब इसको 4 का अगर हम गुणनखंड करें, 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 उसकी पावर n। अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 की घात n गुणा 2 की घात n, जो कि 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसको इस तरीके से लिखा है, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको लिखना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो दो संख्या हैं 6 और 20, 6 और 20 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पर 6 है और ये 20 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6, 3 एकम 3। सेम यहाँ पर 20 का करेंगे तो 2 एकम 2 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 6 बराबर 2 गुणा 3, और 20 का लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 5। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा गुणा 5 की घात 1, और यहाँ पर 2 की 2 एक बार है तो इसकी घात यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF क्या होता है, HCF वह संख्या है जो दोनों के पास हो और कम घात हो। HCF यहाँ पर जो संख्या दोनों के पास हो और कम घात हो, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो कहने का मतलब दोनों के पास क्या है, 6 और 20 के पास क्या है, 2 है। तो 2 की कम घात लेनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 की कम घात यहाँ पर 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। अब हमें LCM निकालना है। तो LCM में क्या होता है, LCM में सभी संख्याओं को लिया जाता है और अधिकतम घात लिया जाता है। तो सभी संख्याएं यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, 6 में 2 और 3 आ रहा है और 20 में 2 और 5, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5, टोटल दोनों में संख्याएं क्या क्या आ रही है, 2 3 और 5। अब यहाँ पर LCM में 2 की भी अधिकतम घात लेनी है, 3 की भी अधिकतम घात और 5 के भी अधिकतम घात। तो दोनों में हमें देखना है कि 2 की अधिकतम घात क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ज़्यादा वाला घात लेना है। तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 3 का अधिकतम घात 1 ही है, 5 का अधिकतम घात 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 तिया 60, तो इसका यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। LCM यहाँ पर 60 है, HCF यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा
96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें संख्या क्या बोली गई है, इसमें संख्या क्या दिया हुआ है, 96 और 404 दिया हुआ है। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8 और यहाँ पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। सेम यहाँ पर हमें 404 का करना है। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब यहाँ पर आ गया है 101, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये मतलब 101 के ही पहाड़े में आता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 बार हैं। तो 2 की घात 5 गुणा 3। और यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 की घात 2 गुणा 101। अब इसका HCF और LCM निकालना है। तो HCF वह संख्या होती है जो दोनों के पास हो और कम घात हो। तो दोनों के पास यहाँ पर 2 ही हैं, 3 और 101 दोनों के पास नहीं है। तो यहाँ पर 2 की घात कम कौन सा है, 2 है और यहाँ पर 5 है। तो 2 की घात 2 मतलब यहाँ पर 4। तो HCF क्या हो जाएगा, 4। अब LCM लेना है। तो LCM में सभी संख्याओं को लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 101 आ रहा है। और इसमें अधिकतम घात लिया जाता है LCM में। तो 2 की घात यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 है और 5 है तो अधिकतम घात 5 आ जाएगा। 3 का अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 1 है और 101 का अधिकतम घात 1 है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको हमें गुणा करना है। तो 2 की घात 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। 2 की घात 5 मतलब 32 गुणा, अब 3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 303 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9696 आ जाएगा इसका LCM। अब यहाँ पर बुक में LCM निकालने का दूसरा तरीका दिया हुआ है, उसको भी समझते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और दूसरा जो तरीका है सेकंड मेथड, इसको भी समझते हैं यहाँ पर। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या क्या है, 96 गुणा 404 और HCF क्या है, HCF यहाँ पर आ रहा है 4 गुणा LCM हम निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो 4 बटे में आ जाएगा, बराबर की तरह आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 96 गुणा 101 आ जाएगा। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 101 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9696। तो LCM क्या है, 9696। ये हमारा है दूसरा मेथड। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में बोला जा रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड खंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, तो इन तीनों संख्याओं का हमें HCF और LCM निकालना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, 6, 72 और 120। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 72 के भी हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। सेम यहाँ पर 2 छंग 12 और 0, 2 तिया 6 और यहाँ पर 0, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब लिखेंगे यहाँ पर 6 का लिखेंगे 2 गुणा 3
72 का लिखेंगे यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 यहाँ पर 2 बार है। और 120 का लिखेंगे यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 एक बार है और यहाँ पर 5 है। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो एचसीएफ यहाँ पर वह संख्या जो तीनों के पास हो, तो तीनों के पास यहाँ पर 2 है, 3 है, 2 3 2 3, तो 2 गुणा 3 आ जाएगा। और कम घात, तो 2 का कम घात यहाँ पर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 बार में है और इसमें 1 बार है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 का कम घात यहाँ पर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में सभी संख्याओं को लिया जाता है, तो इसमें 2 3 और 5। अब इसमें अधिकतम घात लिया जाता है एलसीएम में, तो 2 की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 3, 3 का अधिकतम घात यहाँ पर 2, 5 का अधिकतम घात यहाँ पर 1। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। 2 की घात 3 मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात मतलब 9, 3 3 9 और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 8 पंजे 40 गुणा 9, 9 चक्कू 36 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो एलसीएम है 360। यहाँ पर जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इसमें सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही ये फार्मूला यूज़ होने वाला है, 3 संख्याओं के लिए ये वैलिड नहीं होगा। 3 संख्या के लिए ये फार्मूला नहीं बना हुआ, 2 संख्याओं के लिए ही एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पर 3 संख्याओं के लिए हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, 4 संख्या आ जाए, 5 संख्या आ जाए, हमें एचसीएफ और एलसीएम सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन और उदाहरण को करने वाले हैं, इसलिए आपको टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।